माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग शूट करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 11.1। एक्सरसाइज 11.1 जो कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का है, इसको जो है वो हम लोग कंप्लीटली शूट करेंगे और सारा का सारा सॉल्यूशन जो है इस एक वीडियो में जो है वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सबसे पहला जो है वो क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि एक रेखा x, y और z अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाती है तो इसका दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। यानी कोई ऐसी रेखा है जो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के साथ क्रमशः कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका जो है वो हमें दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। तो दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे कि रेखा जो है वो मान लेंगे कि x अक्ष, y अक्ष के साथ जो 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाती है, इसका दिक् कोसाइन निकालने के लिए हम तीन चीजों को ज्ञात करेंगे। किसको ज्ञात करेंगे? cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा को। तो देखते हैं क्या कोण बनता है। लिखेंगे माना कि सबसे पहले जो है इसे हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के दौरान ये ध्यान रखेंगे विशेष रूप से कि हमें लैंग्वेज क्या लिखना है। तो लैंग्वेज क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। लैंग्वेज जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि माना कि एक रेखा है, माना कि एक रेखा L है जो x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्ष माना कि एक रेखा L है जो x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्ष के साथ क्रमशः कितना डिग्री का कोण बना रही है? तो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जो है ये अल्फा है, तो लिखेंगे के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा एवं गामा कोण बनाती है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर एक रेखा जो है वो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के साथ अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाती है तो ऐसी स्थिति में जो कोण बनेगा, यही रेखा L है जो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रश्न में दिया हुआ है कि भाई जो अल्फा बनेगा वो अल्फा 90 डिग्री है, साथ ही साथ जो बीटा बनेगा वो 135 डिग्री है और जो गामा है वो है 45 डिग्री। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमें दिक् कोसाइन चाहिए। तो लिखेंगे रेखा L का दिक् कोसाइन। तो रेखा L का दिक् कोसाइन जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो रेखा L का जब दिक् कोसाइन निकालेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा की। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे तो दिक् कोसाइन बराबर क्या हो जाएगा? तो दिक् कोसाइन बराबर हो जाएगा cos अल्फा, फिर हो जाएगा cos बीटा, फिर हो जाएगा cos गामा। तो cos अल्फा का मान कितना हो जाएगा? तो cos अल्फा बराबर 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मान कि cos अल्फा, अल्फा की जगह पर 90 डिग्री, फिर cos बीटा, तो बीटा की जगह पर 135 डिग्री। तो हम लिखेंगे 135 डिग्री और cos गामा की जगह पर कितना रखेंगे? तो cos गामा की जगह पर मान दिया हुआ है 45 डिग्री। तो हम जो है वो यहाँ पर मान रखेंगे कितना? तो रखेंगे cos 45 डिग्री। और इस तरीके से cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? तो cos 90 डिग्री का अगर हम मान देखें तो cos 90 डिग्री का मान होता है 1 0 अनंत, यानी कि 0 जब आएगा तो 1 0 sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा। तो 90 डिग्री का सबसे पहला वैल्यू होता है 1, ये साइन का हो गया, sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू रखेंगे 0 और cos 135 डिग्री का मान हो जाएगा -1/√2। तो हम यहाँ पर रखेंगे -1/√2 और cos 45 डिग्री का मान हो जाएगा +1/√2। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर जो है वो एक वैल्यू प्राप्त कर लिया दिक् कोसाइन का। दिक् कोसाइन जो है वो कितना है? तो दिक् कोसाइन जो है वह 0 है, -1/√2 है और फिर जो है वो 1/√2 है। तो इस तरीके से सबसे पहले क्वेश्चन का जो है वो हम लोगों ने सॉल्यूशन देख लिया। अब जो है वो हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन आपके समक्ष है। दूसरा क्वेश्चन है कि ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन है कि एक रेखा का दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। तो यदि निर्देशांकों के साथ वो समान कोण बना रही है रेखा, तो इसका मतलब कि अल्फा, बीटा और गामा तीनों का तीनों जो है वो बराबर होगा। क्योंकि त्रिविम अक्ष में अगर देखा जाए तो कोण जो बनता है वो अल्फा, बीटा, गामा ही बनता है। ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया बच्चों और ये z अक्ष हो गया।
तो यहाँ से अगर देखें तो ये मान लिया जाए कि ये अल्फा, यहाँ से यहाँ देखा जाए तो ये पता चला कि ये अल्फा है, ये बीटा है, और यहाँ से यहाँ ये क्या है, तो ये गामा है। यदि जो निर्देशांकों का जो मान है तो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाता है, तो लिखेंगे कि माना कि कोई रेखा एल है, क्या लिखेंगे, माना कि कोई रेखा एल है, माना कि कोई रेखा एल है जो त्रिविम में जो निर्देशांक है एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के, इनके साथ वो समान कोण बनाती है। तो लिखेंगे माना कि कोई रेखा जो है वो एल है जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। क्या लिखेंगे, जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है, जो निर्देशांकों के साथ क्या बनाती है बच्चों, तो समान कोण बनाती है। अब आप ही बताएं, अगर कोई रेखा है जो समान कोण बनाएगी अगर निर्देशांकों के साथ, तो ऐसी स्थिति में वो रेखा क्या होगी, तो मान लेते हैं कि रेखा एल है, तो रेखा एल जो है यहाँ से गुजरी, और रेखा एल जब गुजरी तो ये जो कोण बन रही है वो समान कोण बना रही है, एक्स अक्ष के साथ भी, वाई अक्ष के साथ भी और जेड अक्ष के साथ। तो ऐसी स्थिति में जब ये समान कोण बनाती है तो इसका अभिप्राय क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ बच्चों अर्थात कि अल्फा बराबर बीटा और बराबर गामा। तो अब बताएं कि यदि अल्फा, बीटा और गामा तीनों का तीनों मान बराबर होगा तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में कॉस अल्फा का मान यानी दिक कोसाइन का मान भी आपस में बराबर होगा। कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का भी मान क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं कि, ध्यान दीजिए, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई, तो हम जानते हैं कि L बराबर जो होता है वो होता है m स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 1। L का मान क्या होता है, cos अल्फा, m का मान होता है cos बीटा, n का मान होता है cos गामा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा और बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि ये तीनों ही मान अल्फा, बीटा, गामा तीनों ही मान आपस में बराबर होते हैं। तो जहाँ बीटा है वहाँ अल्फा रखेंगे और जहाँ गामा है वहाँ पर भी अल्फा रखेंगे, क्योंकि तीनों का तीनों मान आपस में बराबर, अल्फा बराबर बीटा और बीटा बराबर गामा। तो जैसे ही हम ये मान रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो हमें मान मिलेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे सिचुएशन में जो हमें मान मिलेगा वो मिलेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की भी जगह पर cos स्क्वायर अल्फा और गामा की जगह पर भी cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1 cos स्क्वायर अल्फा, 1 cos स्क्वायर अल्फा, 1 cos स्क्वायर अल्फा जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1 1 2 2 1 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई कितना आ गया, 3 आ गया। और हमें क्या बताना है, तो हमें बताना है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें बताना है दिक कोसाइन। तो दिक कोसाइन ज्ञात करेंगे, तो दिक कोसाइन किसे कहते हैं, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा को कहते हैं। तो cos अल्फा का मान cos बीटा के मान के बराबर है, cos बीटा का मान cos गामा के मान के बराबर है। अगर एक मान निकल गया तो हम जो है वो तीनों मान निकालेंगे, वही दिक कोसाइन हो जाएगा बच्चों। तो cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3 है, तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे सिचुएशन में ये हो जाएगा cos अल्फा बराबर √1/3। तो अब क्या हो जाएगा, अब जो है वो हमें मान मिलेगा cos अल्फा बराबर प्लस माइनस 1/√3। तो जैसे कि cos अल्फा का मान प्लस माइनस 1/√3 आया, वैसे ही अब तो ये दिक कोसाइन किसको बोलते हैं, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा को। तो लिखेंगे यहाँ पर कि इसलिए रेखा L का दिक कोसाइन, तो रेखा L का जो दिक कोसाइन होगा वो क्या होगा, तो रेखा L का दिक कोसाइन निम्नवत होगा या निम्न प्रकार से प्राप्त होगा, निम्न प्रकार से होगा। तो कैसे होगा भाई, देखते हैं। निम्न प्रकार से होगा तो होगा सबसे पहला cos अल्फा, तो cos अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखते हैं cos अल्फा बराबर cos बीटा बराबर cos गामा, और cos अल्फा का मान कितना आ गया, प्लस माइनस 1/√3 आ गया। तो यही जो है वो वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 1 और /√3। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos अल्फा का मान प्लस माइनस 1/√3, cos बीटा का मान प्लस माइनस 1/√3 और cos गामा का मान प्लस माइनस 1/√3। यही जो है इसका क्या हो जाएगा, दिक कोसाइन हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब जो ये आप सॉल्यूशन देख रहे हैं, अगर आप इसको
स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके समक्ष जो है कुछ इस तरीके से इसका प्रारूप बना देते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन का भी जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड हो गया हूं, ठीक है। तो अब जो है वो इसके पहले वाले क्वेश्चन का भी जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके समक्ष जो है ये इसका सॉल्यूशन मैंने ला दिया है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप आसानी से जो है इस चीज को समझ पाइएगा और बढ़िया से लिख पाइएगा। अब जो है वो हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न हो गया, अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि यदि एक रेखा का दिक् अनुपात -18 है, 12 है, -4 है तो इसका दिक् कोसाइन क्या होगा। दिक् अनुपात दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगर दिक् अनुपात दिया हुआ है तो दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। और ध्यान दीजिएगा दिक् अनुपात को प्रायः a b c से सूचित करते हैं, यानी ये जो मान दिया हुआ है -18, 12, -4 ये a b और c का मान है। तो अब आप बताइए कि अगर ये a b और c का मान है तो ऐसे सिचुएशन में हमें अगर ये दिक् अनुपात पता है तो दिक् कोसाइन का फॉर्मूला क्या होगा। तो दिक् कोसाइन का फॉर्मूला होता है L बराबर प्लस माइनस a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, m बराबर प्लस माइनस b बटा में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और n बराबर होता है प्लस माइनस c बटा में अंडर रूट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन के बीच के संबंध को बताता है। हमारे पास a b और c दिया हुआ है, हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम a b और c को देखेंगे तो क्या आता है। यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ जो है वो दिक् अनुपात क्या है भाई। तो दिया हुआ दिक् अनुपात देखते हैं। दिया हुआ दिक् अनुपात प्रश्न से दिया हुआ दिक् अनुपात, तो दिया हुआ दिक् अनुपात क्या है भाई। तो दिया हुआ दिक् अनुपात जो है वो निम्नवत है। दिया हुआ दिक् अनुपात निम्नवत है। क्या है निम्नवत, ध्यान दीजिएगा। तो a बराबर जो है वो -18 है, b बराबर जो है वो 12 है और c बराबर जो है वो -4। ध्यान दीजिएगा। तो a b और c का जो मान है तो वो दे दिया है कि a का मान -18 है, b का मान 12 है और c का मान -4। अब ये जो आप मान देख रहे हो a b c का, तो ये दिक् अनुपात है। आपको चाहिए दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन का फॉर्मूला मैंने बताया कि l बराबर प्लस माइनस a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर जो है ये दोनों में आ रहा है। लाइट ज्यादा है और आपको जो है वो चमक रहा है, ठीक है, इस वजह से मैं चश्मे का उपयोग करूंगा। तो सबसे पहले जो है ये बताइएगा कि चश्मे में मैं कैसा लग रहा हूँ। लाइट ज्यादा है, फोकस है, तो आंख से जो है वो पानी गिर रहा है, हल्का हल्का पानी भर जा रहा है, ठीक है। लेकिन चश्मे में मैं कैसा लग रहा हूँ इस गंजेपन में, और ये लगा करके काला काला चश्मा, आप जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। तो a बराबर -18 है, b बराबर 12 है और c बराबर -4 है। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले हम जो है वो अंडर रूट क्या निकालेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर। अंडर रूट a स्क्वायर का मान -18 का जो है वो स्क्वायर कर देंगे, प्लस 12 का जो है वो स्क्वायर कर देंगे और प्लस -4 का जो है वो स्क्वायर कर देंगे। फाइनली हमें अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का जो मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो 18 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो 18 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 18 गुणे 18 करेंगे तो 18 8 64, या गुणा कर लीजिए 18 का 18 में, तो 18 64 के 4 हाथ से 6, 8 1 8 8 6 14, फिर हो जाएगा 8 और 1, 4 8 4 12 के वहां से 1 2 और 1 3, 324। तो ये हो जाएगा कितना 324। 12 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का हो जाएगा 144 और जोड़ 4 4 के 16। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, तो जोड़ने पर जो है वो आएगा 484। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 484, जोड़ देंगे टोटल तो कितना हो जाएगा 484। कैसे, 4 6 10 10 4 14, 14 का 4 हासिल 1 और 4 5 5 2 7 7 और 1 8 3 और 1 4, 484। 484 किसका वर्गमूल होता है ये आपको तो पता ही होगा। तो 484 जो है ये वर्गमूल होता है किसका, लिखते हैं, इसलिए अंडर रूट किसका वैल्यू, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर। तो ये जो वर्गमूल होता है ये होता है 24 का, किसका, सॉरी 24 नहीं 22 का होता है। किसका होता है, 22 का होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 22। अब हमें ये मान मिल चुका है, तो अब हमें क्या चाहिए, दिक् कोसाइन चाहिए। तो हम लिखेंगे अतः एक रेखा का दिक् अनुपात दिया हुआ है, तो लिखेंगे अतः रेखा का
अब क्या चाहिए, तो अब रेखा का जो है वो हमें चाहिए दिक् कोसाइन। तो रेखा का दिक् कोसाइन, अतः रेखा का दिक् कोसाइन, तो रेखा का दिक् कोसाइन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो रेखा का जो दिक् कोसाइन होगा अब हम निकालेंगे एल से, किससे निकालेंगे, एल से। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर प्लस माइनस ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। यही एल एम एन का मान जो है वह रेखा का दिक् कोसाइन कहलाता है। तो अब जो है वो हम निकालेंगे एल का मान। तो एल बराबर होगा प्लस माइनस ए और बाई अंडर रूट क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस ए का मान कितना है, तो ए का मान है -18, तो लिखेंगे यहाँ पर हम -18 और बटे अंडर रूट इसका मान कितना है 22 है, तो लिखेंगे 22। अब इसको अगर हम कैंसिल करें तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 1 2, 2 1 2, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 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 प्लस 9/11, तो ये हो जाएगा 9/11, यानी 9/11 माइनस और प्लस वैल्यू आ गया cos अल्फा का, क्योंकि l बराबर cos अल्फा होता है। अब जो है वो हम निकालेंगे l के बाद m का मान। तो m का मान हो जाएगा a आया है, तो अब हो जाएगा प्लस माइनस b और बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। तो m बराबर प्लस माइनस b का मान कितना है 12 है, तो ये हो जाएगा 12 और बटे में अंडर रूट, तो अंडर रूट वाला तो वैल्यू हमने निकाल दिया है, कितना आया है इसका, तो 22 आया है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 22। अब देखो 2 से 2 6 12 और 2 1 2, 2 1 2 यानी 6/11, तो m बराबर आ गया प्लस माइनस कितना आ गया, तो प्लस माइनस 6/11। अब इसके बाद जो है हम मान निकालेंगे n का। तो अब क्या हो जाएगा, n बराबर प्लस माइनस c बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। तो अब इसका मान कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसका अगर मान निकालेंगे तो n बराबर प्लस माइनस c का मान कितना है -4 है, तो अगर c का मान -4 है तो हम -4 को रखेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर -4 और इसका मान कितना है, इसका मान आया हुआ है 22, तो हम रखेंगे 22। तो अब ये क्या हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा प्लस माइनस 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 प्लस 4/22। तो अब ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 1 2, 2 1 2, तो n बराबर हो जाएगा माइनस प्लस 2/11। तो हम अब यहाँ पर मान ज्ञात कर चुके हैं कि n का मान क्या होगा, m का मान क्या होगा, m का मान प्लस माइनस 6/11, l का मान माइनस प्लस 9/11। तो लिख सकते हैं कि अतः रेखा का जो दिक् अनुपात दिया हुआ है उस दिक् अनुपात से प्राप्त जो दिक् कोसाइन होगा वो क्या होगा। तो लिखेंगे अतः रेखा का क्या चाहिए, अतः रेखा का दिक् कोसाइन क्या होगा बच्चों, तो रेखा का जो दिक् कोसाइन होगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसका आंसर जो है वो हम लिखेंगे कि रेखा का जो दिक् कोसाइन होगा वो होगा, देखिए क्या लिखा है, माइनस और प्लस 9/11 है और ये प्लस माइनस 6/11 है और ये प्लस माइनस 2/11 है, तो प्लस वाला एक तरफ और माइनस वाला एक तरफ। तो रेखा का जो दिक् कोसाइन है वो हो जाएगा प्लस 9/11, फिर क्या हो जाएगा, तो प्लस 6/11, फिर क्या हो जाएगा, तो प्लस 2/11, अथवा नेक्स्ट क्या होगा, तो इसके बाद जो होगा वो होगा माइनस 9/11, फिर दूसरा जो होगा वो होगा माइनस 6/11, फिर होगा माइनस 2/11 और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का भी बच्चों देख लिया कि किस प्रकार से दिक् अनुपात से दिक् कोसाइन निकाला जाता है। ये जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये एग्जामिनेशन के व्यू से तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साइड हो जाते हैं, इसका भी आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का भी, क्वेश्चन नंबर 3 का भी जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है वो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दर्शाइए कि बिंदु ये जो दिया गया है ये संरेख है। तो अच्छा ये बताइए बिंदु संरेख कब होता है। तो बिंदु संरेख कब होता है, पहले भी आपको बताया गया है, आप 10th क्लास में पढ़ोगे कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद क्षेत्रफल शून्य आ जाता है तो बिंदु संरेख हो जाता है। लेकिन क्या त्रिविम ज्यामिति में इसी प्रकार से बनाएंगे तो सही होगा, गलत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें क्या निकालना है, तो हमें जो है वह दिक् अनुपात निकालना है। अगर दिक् अनुपात समानुपाती आ जाता है, अगर दिक् अनुपात बराबर आ जाता है तो ऐसी स्थिति में जो रेखा होगा वो समानुपाती होगा, और अगर नहीं आता है तो रेखा जो है वह समानुपाती नहीं होगा। जैसे सिंपल सा चीज समझिए, जो दिया गया बिंदु है सबसे पहले उसको नोट कर ले। तो क्या है दिया गया बिंदु, दिया गया बिंदु तो हमारे पास है दिया गया बिंदु कुछ इस प्रकार से। क्या है दिया गया बिंदु, तो दिया गया बिंदु जो है वो निम्न प्रकार से है, निम्न प्रकार से है।
तो क्या है भाई, तो सबसे पहले जो है उसको पहला जो बिंदु है उसको ए मान लेंगे, दूसरे बिंदु को बी और तीसरे बिंदु को सी। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ए का जो नियामक है वो कितना है, तो 2 है, 3 है और 4 है। बी का जो नियामक है वो है -1, -2 और 1। साथ ही साथ सी का जो नियामक है वो है 5, 8 और 7। ये ए और बी और सी तीनों जो है वो बिंदुओं को हमने लिख लिया। जब हमने तीनों बिंदुओं को लिख लिया बच्चों, तो एक चीज ध्यान देना कि ए, बी और सी है और ये तीनों बिंदुओं को हमने लिख लिया। तो अब हमें ये चाहिए कि दिक् अनुपात इसका निकाला जाए। तो दिक् अनुपात कैसे निकलता है, दिक् अनुपात का जो है वो फॉर्मूला मैंने बताया था x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। ये जो बिंदु है x, y, z के रूप में है। तो हमें दिक् अनुपात जब निकालना होगा दो रेखाओं का, जैसे AB का अगर दिक् अनुपात निकालना होगा, तो AB का दिक् अनुपात निकालना होगा तो पहला बिंदु जो है वो ले लेंगे और दूसरा बिंदु ले लेंगे। ये x1 y1 और z1 का काम करेगा, तो ये x2 y2 और z2 का काम करेगा। दिक् अनुपात निकालेंगे, निकालते हैं। AB के बाद जो है फिर निकालेंगे AC का। अगर AB और AC का दिक् अनुपात समान आता है तो समानुपाती है, तो ये समरेख हो जाएगा। इसी प्रकार से उभयनिष्ठ बिंदु तो C ही आएगा। A और B का उभयनिष्ठ बिंदु क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो A और B और के बीच का उभयनिष्ठ बिंदु C आ जाएगा, क्योंकि C तो यहाँ दिया ही हुआ है। तो A और B और C तीनों का तीनों जो है वो क्या हो जाएगा, समरेख हो जाएगा। देखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे AB रेखा का दिक् अनुपात। AB रेखा का दिक् अनुपात, AB रेखा का दिक् अनुपात क्या हो जाएगा, तो बोलो कि हम क्या जानते हैं, आप बताइए कि रेखा का दिक् अनुपात क्या होगा AB का। तो बता रहे हैं x2 - x1, फिर क्या होगा, तो होगा y2 और -y1, फिर क्या होगा, तो z2 और -z1। तो x2 - x1 क्या होगा, तो -1 में से 2 को घटा देंगे, तो -1 में से 2 को घटा दिया। फिर y2 - y1, तो -2 में से किसको घटा देंगे, 3 को घटा देंगे। फिर z2 - z1, तो 1 में से किसको घटा देंगे, 4 को घटा देंगे। अब देखो -1 और -2 -3 हो जाएगा ना, फिर -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और 1 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -3, -5 और -3 हो जाएगा। इस तरीके से हमने AB रेखा का जो है वह दिक् अनुपात निकाल लिया। अब हम निकालेंगे रेखा AC का दिक् अनुपात। किसका निकालेंगे, AC का दिक् अनुपात। अब देखो AB का निकाल लिया, तो किसको निकाल रहे हैं, AC का। तो उभयनिष्ठ बिंदु क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ बिंदु तो देखा जाए तो AB में A आ गया और AC में A आ गया। तो इस तरीके से भी दिक् अनुपात निकालेंगे, और दिक् अनुपात जब समान आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो है वो ये क्या हो जाएगा, समरेख हो जाएगा। तो अब जो है वो हम AC का निकालेंगे, लिखेंगे AC रेखा का दिक् अनुपात। क्या लिखेंगे, AC रेखा का दिक् अनुपात। तो AC रेखा का बच्चों जब हम दिक् अनुपात निकालेंगे तो AC रेखा का दिक् अनुपात क्या हो जाएगा, A बिंदु यहाँ है, C यहाँ है, फॉर्मूला तो यही लगेगा। क्या लगेगा, x2 - x1, फिर क्या लगेगा, y2 - y1, फिर क्या लगेगा, तो z2 - z1। अब क्या लगेगा, x2 - x1 है, तो x2 क्या है, 5 है, और ये क्या है, 2 है। AC निकाल रहे हैं, तो 5 में से क्या घटा देंगे, 2। y2 - y1, तो ये 8 है, 8 में से क्या घटा देंगे, 3, तो ये हो जाएगा 8 घटाओ 3। z2 - z1, तो 7 है, 7 में से क्या घटा देंगे, 4, तो ये हो जाएगा 7 घटाओ 4। लेकिन ये ध्यान रखें, क्या हम केवल x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 ही लिख सकते हैं, या हम x1 - x2, y1 - y2 और z1 - z2 भी लिख सकते हैं। लिखा जा सकता है ऐसे भी। हमें ये दिखाना है कि इसका मान जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। लेकिन समान ना आए और समानुपाती आ जाए तो भी काम चल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 8 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 7 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 8 कितना गया, आ गया 3, 5, 3। कितना आ गया, 3, 5, 3। यहाँ कितना आ गया, -3, -5 और -3। लेकिन एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दिक् अनुपात जब मैंने बताया था निकालना, तो मैंने बताया था कि x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 को अगर दिक् अनुपात कहते हैं तो x2 - x1 को भी दिक् अनुपात कहते हैं। यानी x1 - x2 हो या x2 - x1 हो, दिक् अनुपात ही होगा। y2 - y1 हो या y1 - y2 हो, दिक् अनुपात ही होगा। और z2 - z1 हो या z1 - z2 हो, वो भी दिक् अनुपात ही होगा। तो बच्चों समझ रहे होंगे, थ्योरी के क्लास की बात की जा रही है, जो कि यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है। यानी x1 में से x2 को घटाएंगे तो भी वो दिक् अनुपात ही है, या x2 में से x1 को घटाएंगे तो भी दिक् अनुपात ही है। यानी क्रमांतर होगा, क्रम में अंतर होगा। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ये धीरे से हो रहा है। आंसर परफेक्ट होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB और AC का दिक् अनुपात जो है वो समानुपाती है कि नहीं है, 3 है, 3 है, कट जाएगा।
माइनस है, 5 है 5 से कट जाएगा माइनस है, 3 है कट जाएगा माइनस है। हर जगह जो है वो अनुपात क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो जब समान आ रहा है तो लिखेंगे कि अतः क्या है, तो अतः ए बी तथा ए सी, किसका किसका, ए बी तथा ए सी का दिक् अनुपात समान आ रहा है। क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो अगर ये समान आ रहा है दिक् अनुपात, तो ये क्या है, समानुपाती। तो लिखेंगे अर्थात ये समानुपाती है, अर्थात ये क्या है, समानुपाती है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये समानुपाती है तो समानुपाती है तो हम लिख सकते हैं कि ए बी और ए सी क्या है, तो ए बी और ए सी जो है वो एक दूसरे के समांतर, क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो लिखेंगे अतः ए बी ए सी समांतर है। तो अगर ए बी और ए सी समांतर है तो हम लिख सकते हैं कि ए बी और ए सी में एक उभयनिष्ठ बिंदु जो है वह ए है। ए बी और ए सी में देखो ए यहाँ पर है और ए सी में क्या है, ए यहाँ पर है, तो उभयनिष्ठ बिंदु ए है। इसका मतलब कि बिंदु ए बी और सी तीनों क्या है, संरेख है। तो लिख देंगे कि ए बी तथा ए सी में, ए बी तथा ए सी में उभयनिष्ठ बिंदु क्या है बच्चों, तो उभयनिष्ठ बिंदु जो है वो ए है। जब उभयनिष्ठ बिंदु ए है तो हम लिख सकते हैं कि अतः ए बी सी संरेख है। देखेंगे अतः ए बी तथा सी बिंदु संरेख है। क्लियर है। और इस तरीके से हमने इसको भी प्रमाणित कर दिया। तो इस प्रकार से बच्चों हमने चौथा प्रश्न 11.1 एक्सरसाइज का कंप्लीट कर दिया। आप इसे भी जो है वो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके समक्ष है ये प्रश्न, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब जो है वो हम लोग देखेंगे 11.1 का एक्सरसाइज 5, 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि अब तक जो भी प्रश्न बताया गया है वो बखूबी समझ में आ रहा होगा। आप देख रहे होंगे बहुत ही कम समय में हम लोगों ने 4 प्रश्नों को जो है वो खत्म किया। 5वां प्रश्न जो है वो आपके समक्ष है बच्चों। देखो, पढ़ाना बड़ी चीज नहीं होता है, मैंने कई बार बताया है, पढ़ाना बड़ी चीज नहीं होता है, बड़ा चीज होता है पढ़ने के बाद आपके व्यक्तित्व में निखार आना, उस पढ़ाई का उपयोग करना। सिंपल सा चीज समझो, मैं भी आपके ही परिवार की तरफ से तो हूँ, मैं कोई बड़े परिवार का थोड़े ना हूँ। आप लोग तो देखते भी हो ना, खाना क्या है, खाना वही है, कभी जो है वो भुजिया रोटी आ जाता है, तो कभी जो है वो अचार रोटी आ जाता है। देखे हो या नहीं देखे हो? जो बच्चे देखे हैं वो जानते हैं। कई बार जब मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ तो बच्चे देखते हैं तो वो जानते हैं अचार रोटी आ गया, भुजिया रोटी आ गया, तो कभी जो है वो चटनी या रोटी आ जाता है खाने के लिए। सामान्य परिवार से, पर आपकी नजर में थोड़ा सा तो बुद्धिवर्धक कुछ काम कर रहा हूँ ना, शिक्षित कर रहा हूँ। किस वजह से कर रहा हूँ? पढ़ाई का सदुपयोग किया मैंने, उस पढ़ाई को अपने व्यक्तित्व में मैंने ढाल लिया। कुछ बच्चे नाराज होंगे मुझसे जो मैंने आज पनिशमेंट दी उन लोगों को। आप खुद सोचो ना, 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो या कोई भी कल्चरल इवेंट होता है, सांस्कृतिक कोई भी आयोजन होता है संस्था में, तो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। सिलेबस तो पढ़ ही रहे हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन व्यक्तित्व को निखारने वाले इन पलों में जो है वो अपने आप में समावेश कर लेना चाहिए उन गुणों का, जिन गुणों से हमारा व्यक्तित्व जो है वो मजबूत बन सके। मैं ऐसा नहीं हूँ कि ललायत हूँ कि मुझे फलाने व्यक्ति से गीत सुनना है, संगीत सुनना है, देशभक्ति गीत सुनना है। तो गीत संगीत क्या होता है? देशभक्ति गीत होता है। कोई कविता हो जाए, कविता भी हो जाए तो अच्छी बात है। कोई कवि की तरह जो है वो कविता गायन करने लगे, ये गुण आ जाए उसमें। कोई खूब सुंदर जो है वह गीत गाने लग जाए, कोई खूब सुंदर जो है वो भारत का जो है वो नक्शा बना करके रंगोली का जो है वो काम करे। तो इनमें बढ़ चढ़ करके कहना चाहिए कि सर मैं ये काम करूंगा, सर मैं वो काम करूंगा, सर मैं ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, सर हम ग्रुप में जो है वो सिंगिंग करेंगे, सर हम ग्रुप में जो है वो कोई नाटक जो है वो प्ले करेंगे, जो नाटक है उसमें हम लोग अपना रोल अदा करेंगे। तो इससे क्या होता है ना कि आपके पीछे जो जूनियर्स हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। पढ़ना तो है, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ना है। आपको देखिए 5 क्वेश्चन पर आ गए, टाइम ज्यादा लगा, समझाने में ही जो समय लग रहा है तो मन लगा करके पढ़ना है, खूब मन लगा करके पढ़िए, सही बात है, लेकिन अदर एक्टिविटी भी होना चाहिए जिससे कि सर्वांगीण विकास हो सके, व्यक्तित्व मजबूत बन सके, निखर सके। और सब में वो बात है मैं देख रहा हूं, इस वजह से प्रयास कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप इतने मेहनत से लगे हुए हैं, टेस्ट सीरीज में भी भाग ले रहे हैं, साथ ही साथ सिलेबस भी आगे देख रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। दिसंबर लास्ट सिलेबस कंप्लीट
लास्ट दिसंबर बहुत कर रहे हैं, 20 तारीख तक, 20 दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 12th क्लास का। और ये सब आपकी मेहनत का ही तो फल है। मैं तो एक माध्यम हूँ, मेहनत तो आपने किया है, वक्त तो आपने दिया है, तब तो इस आयाम तक पहुंचे हैं। समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ? सारी मेहनत आपकी है, मेरा कुछ नहीं है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो इतना जब आप मेहनत कर रहे हैं अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, तो अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए भी काम कीजिए। आप सांस्कृतिक जो भी कार्यक्रम हो रहा है कहीं भी पढ़िए, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आपकी रुचि जिसमें भी है उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, अपनी कलाओं को दिखाइए, आप अपने गुणों का जो है वो व्याख्यान कीजिए, आप अपने गुणों को जो है वो प्रदर्शित कीजिए। बस इतना ही कहते हुए अब 5वां क्वेश्चन जो है वो इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे बच्चों। और 5वां क्वेश्चन जो है वो है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज की भुजाओं का क्या ज्ञात करना है? दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु 3, 5, -4, -1, 1, 2 और -5, -5 और 2 है। सबसे पहले हम त्रिभुज ही बना लेते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज क्या है, तो त्रिभुज जो है यहाँ पर बना लेंगे। सबसे पहले त्रिभुज ए है, शीर्ष ए हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसके बाद बी हो जाएगा और इसके बाद सी हो जाएगा। पहला जो बिंदु है 3, 5, -4, ये ए का हो गया, तो ये हो गया 3, 5 और -4। इसी प्रकार से -1, 1 और 2 है, तो ये बी का है, तो हम बी जो है यहाँ पर है तो ये लिखेंगे -1, 1 और 2। इसके बाद सी है, तो सी कितना है, तो सी है -5, -5 और 2, तो -5, -5, 2, -1, 1 और 2। इस तरीके से ए और बी और सी ले लिया हमने। और अब यहाँ पर एक त्रिभुज की भुजाओं का दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। तो अगर भुजाओं का दिक् कोसाइन ज्ञात करना है तो भुजाओं का दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए अब हम कुछ प्रक्रियाओं से होकर के गुजरेंगे, जिसमें हम ए बी सी के जो शीर्ष दिए हुए हैं त्रिभुज ए बी और सी, इसका जो है वो भुजा ए बी के लिए दिक् कोसाइन निकालेंगे। तो भुजा ए बी के लिए जो दिक् कोसाइन होता है उस दिक् कोसाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। इसके बाद ध्यान दीजिएगा x2 - x1 को जो है वो दिक् कोसाइन बोलेंगे। x2 - x1 बटे में जो भुजा है उसकी दूरी को क्या बोलेंगे, दिक् कोसाइन बोलेंगे। y2 - y1 बटे में ab, z2 - z1 बटे में ab, जो भुजा रहेगा वो कर देंगे। यही थ्योरी में जो है वो pq लिखवाए ना, x2 - x1 by pq, y2 - y1 by pq, z2 - z1 by pq। तो यहाँ क्या है, यहाँ ab का निकाला है दिक् कोसाइन, bc का निकालना है और ac का निकालना। एक निकाल देंगे, बाकी तो आप निकालेंगे। क्लियर है ना? तो सबसे पहले जो है वो हम भुजा AB का जो है वह दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? भुजा AB का जो है वह दूरी निकालेंगे। तो देखते हैं, लिखेंगे भुजा AB के लिए। तो भुजा AB के लिए क्या होगा भाई, तो भुजा AB के लिए फिर बच्चे जानते हैं क्या होगा, तो भुजा AB के लिए हो जाएगा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, तो AB बराबर होगा √x2 - x1। तो देखो 3 है और ये -1 है, तो x2 का काम तो -1 कर रहा है, माइनस कर देंगे 3 को और इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 1 में से 5 घटा देंगे। नेक्स्ट अब इसके बाद z2 - z1, तो 2 में से -4 घटा देंगे, तो -+4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो गया। अब क्या हो जाएगा, तो AB बराबर, ध्यान देना बच्चों, 3 और 1 4 का चर्चा हो गए 16, ये 4 हो गया तो चर्चा हो गए 16, 4 और 2 6 का 36, 16 16 32, 32 और 36 जोड़ देंगे, तो 32 और 36 जोड़ दीजिए, 30 30 60, 60 2 62, 62 और 6 68, तो ये कितना आ गया, ये आ गया √68। कितना आ गया, √68। अब √68 को तोड़ दीजिए, तो √68 को तोड़िएगा तो कितना होगा, तो 2 दूनी के 4 और 17 चौके 68, यानी कि 2 दूनी के 4 और 17 चौके 68, तो ये आ जाएगा 2 12 और √17। तो ये AB का मान कितना आ गया, तो AB का जो मान आया वो आ गया 2 और √17। अब हमें रेखा AB का दिक् कोसाइन चाहिए, तो लिखेंगे इसलिए रेखा AB का दिक् कोसाइन। क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसलिए रेखा AB का क्या चाहिए, तो रेखा AB का दिक् कोसाइन। तो रेखा AB के दिक् कोसाइन का सूत्र क्या है, ध्यान दीजिएगा, x2 - x1। क्या है, x2 - x1, तो x2 - x1 और बटे में रेखा AB, तो ये हो गया रेखा AB। फिर ध्यान दीजिए y2 - y1 बटे में AB, फिर क्या है z2 - z1 बटे में कितना है AB। अब ध्यान दीजिए, अब x2 - x1 y2 - y1
Z1 Z2 माइनस Z1 के लिए ज्यादा जो है वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि x2 माइनस x1 कितना आया है, -4 आया है, तभी तो ये हुआ स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है वो हम डायरेक्ट लिखेंगे कितना, -4 बटे में ab का मान 2√17। फिर y2 माइनस y1 का मान ये भी -4 आया है, तो -4 और बटे में 2 और √17। Z2 माइनस Z1 का जो मान है वो कितना आया है, Z2 माइनस Z1 4 और 2 6, तो ये हो जाएगा 6 और बटे में 2 और √17, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, तो कितना हो गया -2 और बटे में √17, फिर हो गया -2 बटे में √17, फिर हो गया 3 बटे में √17। तो इस प्रकार से -2 बटे में √17 आ गया, इसके बाद आ गया -2 बटे में √17 और इसके बाद आ गया 3 बटे में √17। तो ये जो वैल्यू आपको मिला हुआ है ये वैल्यू किसका है, तो रेखा AB का कोसाइन। क्या सेम टू सेम ऐसे ही आप रेखा BC का नहीं निकाल सकते हैं? BC में भी तो यही करना है, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। फिर BC का जो मान है वो रख देना है क्या, तो x2 माइनस x1 बाई BC, y2 माइनस y1 बाई BC, z2 माइनस z1 बाई BC। इसके बाद CA का निकाल देना है, तो CA का आप निकालिएगा तो फिर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। वैल्यू आ जाएगा किसका, CA का। अब दिक कोसाइन निकालेंगे तो x2 माइनस x1 बाई अंडर जो वैल्यू है वो किसका है, तो C और A का है, तो CA रख देंगे, y2 माइनस y1 बाई CA, z2 माइनस z1 बाई C। तो इस तरीके से हम इस AB, BC और CA रेखा का जो है वो दिक कोसाइन निकालेंगे, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर निकाला है। एक रेखा का हमने निकाल दिया है, AB का निकाल दिया है, आप जो है वो BC का निकालिएगा, आप जो है वो CA का निकालिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उम्मीद करते हैं कि आपको इस एक्सरसाइज के जितने भी 5 क्वेश्चन थे वो खूब बढ़िया से समझ में आ गए होंगे, और मैंने भरपूर कोशिश की है कि आपको ये बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। पर फिर भी अगर कोई कमी हो, कोई त्रुटि हो, तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और उस कमी को दूर करने का भरपूर प्रयास करेंगे। जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, कम से कम उतने बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि पता चले कि कितने विद्यार्थियों तक मेरा ये संदेश, मेरा ये वीडियो पहुंच चुका है। और आप बेफिक्र रहिए, आप निश्चिंत रहिए, आपका एग्जाम है, और ये समझिए कि उस एग्जाम को फोड़ने का काम, उस एग्जाम में बेहतरीन अंक लाने के लिए एकमात्र जो है हम भी अकेले नहीं है, बल्कि धीरज सर भी आपके साथ है, और हम आपके साथ जी जान से लगे हुए हैं। आप देख भी रहे हैं, आपको आज बड़ा अफसोस होगा कि सर ने आज पॉइंट 1 जो है वो बोला था कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट नहीं किया, पर आज ही कंप्लीट कर दिया। अभी आधे घंटे के अंदर जो है ये वीडियो अपलोड भी हो जाएगा, और फिर आधे घंटे के बाद ये वीडियो जब अपलोड होगा तो आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होगी कि हाँ, सर ने जो कहा वो कंप्लीट किया। और यही चीज होता भी है। उम्मीद करते हैं आप अपना ख्याल रखेंगे, एग्जाम तक आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, और डिटरमाइंड होकर के पढ़ेंगे, फोकस होकर के पढ़ेंगे। कोई भी कमी हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।